Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. शुरू करें आज का सेशन जिसमें हमें कवर करने हैं ये आर्टिकल्स जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन्स पर. प्रीलिम्स के लिए भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं. एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में बात करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. मेंस से भी यू कैन देखो, ये चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर्स में धनिए की तरह यूज़ कर सकते हो, ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो ऐसे. ठीक है. राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिविटलाइज्ड एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो. मेन से तो काफी मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है. प्रीलिम्स के हिसाब से अगर कोई मतलब स्टेटमेंट बनी, आई विल शेयर इट विद यू, बट यहाँ पर आपके पास मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को इन डिटेल कवर करेंगे. क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है. अब आर्टिकल से बियॉन्ड जाकर भी आई विल गिव यू नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे आपके पास. लिखो उनको और अपने आंसर्स में यूज करो. रिस्टोरिंग स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, काफ़ी बातें चल रही हैं. अभी इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद जो रिजल्ट आया और फिर वहाँ जो वापस से बात हो रही है टू रिस्टोर स्टेटहुड. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था पहले, क्या है आर्टिकल 370, बियॉन्ड आर्टिकल विल गो. मैं आपको एक मेंस के 1-2 क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं वो. यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है और आप कैसे इस कंटेंट को अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. ऑर्फन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो एंड प्रीलिम्स. एंड यनादी ट्राइब, कहाँ की ट्राइब है, क्यों न्यूज में है, कैसे रहते हैं, क्या कल्चर है, वो सारी डिस्कशन होगी. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. ठीक है. क्या करना है, अटेंडेंस मार्क करनी है. कैसे करनी है, बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सो ऐसा थम्स अप साइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. कमेंट सेक्शन आपके पास है. आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं प्लीज़ टू शेयर इट विद मी. मुझे अच्छा लगता है देखकर. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है या जो भी आपके फीडबैक्स हैं, डू शेयर इट विद मी. अभी तक आई हैव सीन द कमेंट्स दैट यू आर गिविंग एंड यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स. दे आर हेल्पिंग आउट इन योर प्रिपरेशन. यू आर फाइंडिंग दीज सेशंस हेल्पफुल. इट मीन्स अ लॉट. Thank you for that. You can trust the platform as Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. So लंबे समय इतना रास्ता तय करके आना वो तभी होता है जब बच्चे विश्वास दिखाते हैं. ठीक है, शुरू करें. India is set to host the first Asian Buddhist Summit in New Delhi on 5th-6th November 2024, यानी कि कल और आज. Organized by Ministry of Culture इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन. तो यहाँ पर आपको यहीं से ही पता चल गया होगा कि कल्चर मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है. इन कोलैबोरेशन विद आईबीसी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया इज होस्टिंग द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट. अच्छा देखो, जब आपका देशों के साथ कल्चरल टाइज होते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है, मान लो आप अपनी योगा को दुनिया भर में लेकर जाते हो, ये आपकी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब होता है ना कि अच्छा आप किसी बाहर देश में हो, आप भी इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, चलो भाई भाई हो जाते हैं, राइट. तो आपका भी कल्चर सेम है, मेरा भी कल्चर सेम है. ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा देशों को पास लेकर आती हैं. यू कोलैबोरेट, यू फॉस्टर डायलॉग, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं. तो दैट इज़ अ वेरी सॉफ्ट. सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके की पावर होती है. एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर सिर्फ आप गन्स और मिलिट्री लेकर खड़े हो कि मुझे तुझे अपने कंट्रोल में करना है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. सिर्फ हार्ड पावर से काम नहीं चलता है, राइट. सो यू हैव टू हैव दिस सॉफ्ट पावर ऑल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ रहे हो बात को? तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट समिट की बात आई है, लेकिन ऑब्वियसली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन यू हैव टू कनेक्टेड विद वेरियस अदर थिंग्स कि इस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. विल डिस्कस दैट ऑल्सो. पहले मैं आपको इस समिट के बारे में बता देती हूँ. इंडियन गवर्नमेंट है एंड आईबीसी, मैंने आपको बताया, उन्होंने इसको इनिशिएट किया किस लिए, टू प्रमोट बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड इंटरफेथ डायलॉग अक्रॉस एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. सो इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूं, बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड इन इंडिया. तो ये जो समिट है ये क्या हाईलाइट कर रही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन बुद्धिज्म. ये एक तरीके का व्हीकल है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज विद अदर नेशंस ऑल्सो.
particularly those nations that adhere to Buddhism ethos. बुद्धिज्म इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग इंडियाज आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी. आज अगर आप देखो तो इंडिया का जो ये रिच हेरिटेज है इन बुद्धिज्म, कितने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे कम. राइट, मैं सॉफ्ट पावर की भी बात करूंगी, पहले मैं वापस इस पे आ जाती हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करती है इसको. कहां पर किया है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर. इस बार की थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया. मकसद क्या है, एम क्या है? टू सेलिब्रेट द कल्चरल हेरिटेज, द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म इन एशिया, टू फॉस्टर डायलॉग एंड कोलैबोरेशन ऑन द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी. फायदा क्या है? ऐसे समिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? आपकी टाइज अक्रॉस एशिया बढ़ती हैं, आप बुद्धिस्ट हेरिटेज, बुद्धिस्ट वैल्यूज को सेलिब्रेट करते हो, कल्चरल यूनिटी आती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आती है क्योंकि आप यहाँ पर माइंडफुलनेस, पीस, कंपैशन, इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हो. राइट, इंडिया का रोल एज अ लीडर इन प्रिजर्विंग बुद्धिज्म, इन प्रमोटिंग बुद्धिज्म, वो और ज्यादा रीइंफोर्स होता है आपकी एक्टिव्स के साथ, आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज के साथ अलाइन करता है. टूरिज्म, मैंने आपको बताया कितने मिलियंस टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं. राइट, सो इट शोकेसेस द इंटीग्रेशन ऑफ बुद्धा धम्मा इन साइंटिफिक रिसर्च एंड वेलबींग इंक्लूडिंग द मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस. एक बात बताती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दीज जो लिखा है ना, इसके साथ साथ बियॉन्ड इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. बुद्धिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनहांसिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन. हाउ? थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी. बताया ना मैंने, या प्रमोटिंग इंडियन कल्चर जिसके अंदर बुद्धिज्म आता है. कैसे करते हो? थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, मीडिया. और अगर आप देखो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, it has put a number of cultural events in Buddhist nations. आपकी neighborhood countries, म्यांमार, श्रीलंका, राइट? तो आपके कल्चरल टाइज देशों के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपके बायलेटरल एक्सचेंजेस और इनिशिएटिव्स पे भी इफेक्ट पड़ता है. आपके जो ये बुद्धिस्ट नेशंस है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, भूटान, तो you strengthen your ties with them, you strengthen your economic cooperation, you sign other number of agreements. So India has helped Buddhist nations also to restore, to protect their cultural heritage sites in Nepal, some temples in Myanmar. तो Buddhism is very significant for Indian diplomacy. आपके जो जैसे you have these ties with India's acties, neighborhood first policy. इंडिया का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसमें भी बुद्धिज्म हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर. राइट, सो अच्छा, जब मैं इंडिया और चाइना की बात कर रही हूँ ना, तो इंडिया और चाइना आपस में भी दे आर कंपीटिंग फॉर बुद्धिस्ट लेगेसी. बोथ आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग देयर कल्चरल हेरिटेज, देयर रिलीजियस हेरिटेज, ताकि वो कहता है मैं अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस करूं इन द वर्ल्ड, और वो कहता है मैं करूं. तो बुद्धिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ सॉफ्ट पावर. क्यों? क्योंकि आप कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो विद योर कल्चर, विद योर आइडियोलॉजी, विद योर वैल्यूज. टूरिज्म बढ़ता है. चाइना हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन डेवलपिंग इट्स बुद्धिज्म टूरिज्म इंडस्ट्री. राइट, सो ये पॉइंट्स बहुत ही मैटर करते हैं. यू कैन राइट देम इन योर आंसर्स. ठीक है, पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, स्पून फीड सेशंस हैं, एंड देयर आर अदर सीरीज गोइंग ऑन. यू कैन रेफर देम, यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट इट. आप ही को प्रिपरेशन में फ़ायदा होगा तो क्यों ना बाकियों के साथ भी शेयर करें, है ना? तो लेट अदर्स नो ऑल्सो. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट. क्या है ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट? वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन्स जो कि
स्पेसिफिकली डेवलप हुई टू ट्रीट रेयर डिसीजेस। मैं रेयर डिसीजेस के बारे में पहले बातें कर चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दूंगी, बट ऑर्फन ड्रग समझ आ गया क्या है? These are those medicines that are specifically developed to treat the rare diseases. But in India, there are certain challenges in creating these drugs, in making these drugs available, but because of number of reasons. पहला तो ये है कि जब मैं रेयर डिसीज की बात कर रही हूँ तो रेयर डिसीजेस रेयर है, मतलब दे आर अफेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, दे आर अफेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। जब मार्केट साइज छोटा होता है तो कंपनीज हेजिटेट करती हैं टू इन्वेस्ट इन दिस ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उनके कॉस्ट एक तो बहुत ज़्यादा आती है और फिर वो इतना पैसा बना नहीं पाते उससे। जितना कॉस्ट उन्हें रिसर्च और प्रोडक्शन में लगा उतना दवाई का वो पैसा नहीं बना पाते, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आती है डेवलपमेंट में, उसके अंदर टू मेक देम अवेलेबल। बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर सरकार स्पेशल इंसेंटिव्स देती है टू एनकरेज द ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट। इंडिया लैक्स हेयर ऑल्सो, इतने इंसेंटिव्स नहीं है तो कंपनीज मोटिवेटेड फील नहीं करती। तीसरा ये है कि बहुत से लोग हैं, these rare diseases are not well understood by the most people, including researchers in India, including the healthcare providers. There are regulatory hurdles also. The process is even tougher for the orphan drugs. Regulatory procedures are strict. फिर अगर orphan drugs, even if they are developed, they are so expensive, it is very hard for most of the people with the rare diseases to afford them. और फिर ये स्पेशली रूरल एरियाज में तो बिल्कुल मतलब दे आर वाइडली अवेलेबल, दे आर नॉट मतलब वाइडली अवेलेबल। इंडिया की जो पॉलिसीज है ना रेयर डिसीजेस को लेके, ऑर्फन ड्रग्स को लेके, देयर इज स्टिल इवॉल्विंग, यू कैन से। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए, टू फेस द चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग इन द ऑर्फन ड्रग डेवलपमेंट। अब पढ़ो आर्टिकल। क्या है ऑर्फन ड्रग्स? फार्मास्यूटिकल एजेंट्स है, स्पेसिफिकली किस लिए डेवलप्ड है? रेयर डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए। ये रेयर डिसीजेस स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वैसी होती हैं मतलब दैट आर सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग या फिर क्रॉनिकली डिबिलिएटिंग कंडीशंस होती हैं। So when I say orphan drugs classification, it is based on the disease they treat. Obviously कुछ genetic disorders होते हैं, there are based on the diseases there are genetic disorders जो families के through pass down होते हैं, like cystic fibrosis. There are various diseases, rare cancers that are not common, they are uncommon. Metabolic disorders हो गए, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो गई, राइट? तो व्हेन यू आर सेइंग चैलेंजेस की बात करती हूँ, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स? क्या रिक्वायरमेंट है फॉर ऑर्फन ड्रग अप्रूवल के लिए? 3 चीजें याद में रखना, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली ये है कि to be considered as an orphan drug, obviously it must be affecting small number of people. That disease should be affecting small number of people, तभी वो rare disease होगी ना। और जो आप नई ड्रग बना रहे हो, it must work better than the current options. मतलब आप में, आपकी में ऐसा क्या अलग है ना? जो कंपनी बना रही है उसको दिखाना है ये कि इट विल बी इफेक्टिव एट एनी स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बट ना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। पहला तो हाई रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, इनको बनाना ही बहुत एक्सपेंसिव है, पेशेंट्स और कम हैं इसके लिए, को फाइनेंशियल रिटर्न कंपनीज को मिलता नहीं है ज़्यादा। फिर उसके बाद इन पे क्लिनिकल ट्रायल्स रन करना, क्योंकि नॉट मैनी पीपल हैव दोज रेयर डिसीजेस, तो इट टेक्स लॉन्गर टू फाइंड दोज पेशेंट्स फॉर टेस्टिंग, तो ड्रग डेवलपमेंट यहाँ पर भी स्लो डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद प्राइसिंग एंड एक्सेसिबिलिटी,
एक तो अनअफोर्डेबल है, ऊपर से लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के अंदर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इसको। इंडिया के पास कोई ऐसा सेंट्रल सिस्टम या कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं है टू ट्रैक द रेयर डिसीजेस, तो वहाँ डेटा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट एफर्ट्स हैम्पर होते हैं। और फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि मैंने बताया वो भी कम है। ठीक है, एक ट्राइब है यनादी ट्राइब, जिसके 3 बच्चे वेंट मिसिंग फ्रॉम देयर होम्स। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, मचिलीपट्टनम के अंदर। इस ट्राइब की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। They are among the most vulnerable tribal groups in the country. ठीक है, they face a lot of challenges, गरीबी, being excluded from the mainstream society. Mostly ये लोग रहते कहाँ हैं? In the plains of Nellore, near the coastal state of आंध्र प्रदेश। इनकी पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के हिसाब से 4 लाख के आसपास है, 4,62,000 के आसपास है। और द मदर टंग इज तेलुगु। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं इनके ऑक्यूपेशन की, दे आर लिविंग बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड फार्मिंग। दे यूजिंग देयर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड, देयर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब दे हैव दिस वेल्थ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो पास डाउन हो रही है। हेल्थ और मेडिसिन की उनको नॉलेज है कि लोकल प्लांट्स को कैसे यूज़ करना है हेल्थ इश्यूज़ के लिए, स्टोमक प्रॉब्लम्स के लिए, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़ के लिए, स्किन इश्यूज़ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न्स के लिए। दे हैव दोज स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू ट्रीट स्नेक बाइट्स। तो वो रिच हेल्थ नॉलेज उनके पास है। मेडिसिनल पोटेंशियल जो प्लांट्स का है उसको कैसे हार्नेस करना है वो दे नो वेरी वेल। ये लोग बहुत मतलब दे हैव मैनी रिलीजियस बिलीव्स एंड फेस्टिवल्स जो कि कनेक्टेड है विद द फ्लोरा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जब आप इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की भी बात करते हो। डांस दे परफॉर्म हिम्सा डांस। ठीक है, राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिविटलाइज्ड एजुकेशन। आपको हिंदू में आर्टिकल देखने को मिलेगा आज। ये आर्टिकल क्या कह रहा है मैं आपको पहले इस आर्टिकल का ब्रीफ बता देती हूँ, क्रक्स पूरा बता देती हूँ, फिर इस आर्टिकल के बियॉन्ड आई शेयर नंबर ऑफ पॉइंट्स विद यू। ये आर्टिकल कह रहा है कि यू नीड टू इम्प्रूव एजुकेशन इन स्टेम। स्टेम पता है ना सबको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वो आर्टिकल, ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया के अंदर अभी करंट इशू क्या है। पहला बात तो करंट इशू क्या है? करंट इशू ये है कि बहुत सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, दैट आर फेसिंग चैलेंजेस। किस चीज़ में? इन डिलीवरिंग क्वालिटी इन स्टेम एजुकेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्ड फैकल्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फैकल्टी नहीं है। ये लिखो, ये कोई भजन कीर्तन नहीं चल रहा है कि आप सिर्फ बैठे हो और ऐसे अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, वो नहीं है ये। ठीक है, कोई कीर्तन नहीं है, लिखना है। जो पॉइंट्स बोल रही हूँ, डिस्कशन हो रही है, लिखो साथ साथ, ये हाथ चलाओ और स्टार्ट स्क्रिबलिंग, राइट? मेक योर ओन शॉर्ट क्रिस्प नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। सेशन आपके पास है, बट प्लीज डू राइट। साथ मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो। तो पहली क्या दिक्कत आ रही है? क्यों क्वालिटी नहीं आप इंश्योर कर पा रहे हो? वाई द इंडियन इंस्टीट्यूशंस और इंडियन यूनिवर्सिटीज आर फेसिंग इन डिलीवरिंग द क्वालिटी इन द स्टेम एजुकेशन, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में। पहला तो ये कि आपके पास पढ़ाने के लिए स्किल्ड फैकल्टी नहीं है। दूसरा ये है कि आजकल ना फोकस ज्यादा किस पे हो रहा है? फोकस हो रहा है कि मतलब रिसर्च पेपर्स पब्लिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा rather than improving the teaching methods. जब आप पब्लिश करते हो फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन, आप इसलिए पब्लिश कर रहे हो और वो अफेक्ट करता है आपकी क्वालिटी को ऑफ टीचिंग। और फिर जो ग्रेजुएट्स आते हैं उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती हैं।
राइट बहुत सी इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत से फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं किसको, ये रिसर्च सेक्शन को ओवर द टीचिंग, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जज होती है बाय देयर रिसर्च आउटपुट, नॉट बाय देयर मतलब टीचिंग इफेक्टिवनेस। बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स वीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स वीक है तो एम्प्लॉयबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। पहले मैं इस आर्टिकल की बात कर रही हूँ आपके साथ, फिर मैं आपके साथ अपने अलग पॉइंट्स और भी शेयर करूंगी, डोंट वरी। 5 सॉल्यूशंस है। दिक्कत पता चल गई कि क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है इन दिस स्टेम एजुकेशन। नाउ देयर आर 5 सॉल्यूशंस टू इट, जो अभी आर्टिकल में करंटली। ज्यादा प्रेशर किस पे है कि यू हैव टू पब्लिश रिसर्च फॉर रैंकिंग ओनली, उसको छोड़ो। यू नीड टू स्टॉप रैंकिंग बेस्ड pressure. Institutions should reduce this pressure to publish research solely for rankings rather than emphasize on the quality of teaching. So you should focus on teaching and research balance. Balance होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक तरफ चलेगा और दूसरा छोड़ दिया और दूसरी तरफ चले गए तो ये छोड़ दिया, नहीं। यूनिवर्सिटी शुड एनकरेज फैकल्टी टू फोकस इक्वली ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। बैलेंस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। तीसरा, जॉइंट एग्रीमेंट्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज को कोलैबोरेट करना चाहिए विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोलैबोरेट करोगे तो आपकी नॉलेज शेयर होगी, यू विल इम्प्रूव योर टीचिंग प्रैक्टिसेस, यू विल इन्वॉल्व एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स। एंड सरकार से सपोर्ट आना भी इंपॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग ऑल्सो। देयर आर वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट आर डिजाइन टू सपोर्ट टीचिंग एंड रिसर्च। क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे इंप्रूव करना है, तो व्हेन यू विल फोकस ऑन दीज इंप्रूवमेंट्स यू विल गेट, फ्यूचर गोल क्या है, बेटर ट्रेन्ड स्टेम ग्रेजुएट्स। समझ आ गई बात? देखो, इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च की क्वालिटी, एक तो आप पब्लिश करी जा रहे हो, आंसर लिख रहे हो, लेकिन क्वालिटी, दोस्त बन रहे हैं लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स नहीं है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? वो डिक्रीज क्यों हो रहा है इन द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो इन इंडियन यूनिवर्सिटीज? फंडिंग। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लिंकेजेस, ये चैलेंज में भी बन सकता है कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ यू आर नॉट कोलैबोरेटिंग, देयर आर वीक लिंकेजेस। लिंकेज शुड बी रोबस्ट, राइट? इम्प्रूव स्टेम एजुकेशन इन स्कूल्स, सोल्यूशन हो सकता है। फंडिंग इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू चेंज द अप्रोच। अच्छा, मैं आपको ना डेटा देती हूँ जो आपके आंसर्स में काम आएगा। जब हम स्टेम की भी बात करते हैं ना, तो अगर आप विमेन का भी स्टेटस देखो, थोड़ा हम इनइक्वालिटी और जेंडर गैप की तरफ चले गए, स्टेटस ऑफ विमेन की भी अगर मैं बात करूँ इन दिस फील्ड, तो देयर इज अ जेंडर गैप। इंडिया स्टेम वर्कफोर्स के अंदर सिर्फ 27% विमेन है स्टेम में, राइट? जेंडर गैप परसिस्ट करता है स्टेम एजुकेशन में। सिर्फ 18% गर्ल्स हैं जो परस्यू कर रही हैं हाई लेवल स्टेम स्टडीज, और बॉयज हैं 35%। तो यहाँ पर भी एक गैप है, ठीक है? चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे। Solomon promise on restoring statehood for Jammu and Kashmir. There should be no further delay in restoring statehood for Jammu and Kashmir. मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे आपके साथ आऊंगी, आर्टिकल क्या कह रहा है इन डिटेल आपके साथ चर्चा करूंगी, बट उससे पहले ना ये 2 सवाल हैं। यूपीएससी ने एक 2022 में पूछा, एक 2016 में पूछा। क्वेश्चन पढ़ो। The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-19th century. Discuss with example. फिर उन्होंने 2016 में कहा कि to what extent is Article
370 of the Indian Constitution bearing marginal note, temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir. Temporary. Discuss the future prospect of this provision in the context of Indian polity. So दोनों ही आर्टिकल्स बेसिकली अब जब मैं जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की बात कर रही हूँ उससे कनेक्ट करते हैं. मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगी उस कंटेंट को आप अपने इन आंसर्स में यूज कर सकते हो. ट्राई टू राइट, लिखने की कोशिश जरूर करना. आर्टिकल कहता है, ये आपको हिंदू में आर्टिकल देखने को मिलेगा, एलजी जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है कमेंट सेक्शन में बताना. He made a public call for Jammu and Kashmir to be granted statehood again. कि अब जो सरकार बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दैट इज लेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, देयर इज अ डिजायर ऑफ दिस न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए. राइट? जब स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 हटा था, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी, मैं इस पे बात करूंगी, स्टेटस मिला, तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यू से दे हैव प्रीवियसली एश्योर्ड, ठीक है, इन फ्यूचर दे विल रिस्टोर द स्टेटहुड, बट कोई एक स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी उन्होंने. अभी असेंबली इलेक्शंस हुए कि नहीं? पीपल हैव दैट ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नेंस रिटर्न हुई और फिर स्टेटहुड की डिमांड वापस आ गई. इट इज अ प्रायोरिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिस्टोर स्टेटहुड, ऐसा वो कह रहे हैं. आर्टिकल में लिखा है कि उससे डिसीजन मेकिंग पावर और होगी और लोकल कंट्रोल भी और होगा. आपने देखा है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द मिलिटेंट अटैक्स. माइट बी दिस इज वन ऑफ द रीजन टू डिले द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड. राइट? यस, मतलब मैं इस पे पॉलिटिकल एंगल में हम नहीं जाएंगे, बट आर्टिकल में यही मेंशन है कि इफ यू आर गिविंग जम्मू एंड कश्मीर द स्टेटहुड अगेन, द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट डेफिनेटली विल हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मोर अथॉरिटी. राइट? ये तो है ही. पर हमारा जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए. ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें लिखा है कि वो स्टेटहुड मांग रहे हैं, इलेक्शंस हुए, नई सरकार बनी, और ऑब्वियसली जब लोग डिसीजन मेकिंग पावर जो है लोकल जो गवर्नमेंट है उनके पास आएगी, वो गुड गवर्नेंस की भी बात हो जाती है. बट मिलिट्री अटैक्स, जो मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, उसके चलते अभी केंद्र सरकार क्या चाहती है, वो बहुत से एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे. क्वेश्चन जो डिमांड कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं. 2019 में आर्टिकल 370 हटा जम्मू एंड कश्मीर से, उसको यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया. इलेक्शंस बहुत जरूरी थे टू रिस्टोर दैट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, टू अलाउ पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इलेक्शन हुए. अभी एलजी ने बोला, मैंने एलजी का रेफरेंस दिया ना यहाँ पर आपको, तो जम्मू एंड कश्मीर, देखो दो चीजें हुई थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के हिसाब से. एक स्टेटहुड मतलब की जगह यूटी, और दूसरा आर्टिकल 370 हटा. ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे कैन मेक लॉज. उनके पास क्या पावर है? पहला तो वो लॉज बना सकते हैं, मैं इस पे अभी बात में आती हूँ. पहले जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन स्टेट रिलेटेड टॉपिक्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, विच आर कंट्रोल्ड बाय द एलजी. यूटी है ना, मतलब फादर ऊपर बैठे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, जैसे पापा बैठे हैं ऊपर, बच्चे आप काम कर रहे हो, पापा सब देख रहे हैं, आपको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी, चलो ये करो, आप ये करो, बाकी ऐसे चाहिए तो मेरे से लो, है ना. तो यूटी का मतलब यही है. अब कोई भी नया फाइनेंशियल बिल आता है, इट नीड्स द एलजीज अप्रूवल बिफोर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली. तो ये क्या इंश्योर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल डिसीजंस आल्सो. सो एलजी की क्या पावर है? Discretionary powers. LG can make decisions on the areas that are outside the assembly's power. Public order, police, government employees, anti-corruption bureau. Final decision making power किसके पास है? अगर कोई क्वेश्चन आता है about whether something falls under the LG's authority, LG's decision is final. It cannot be challenged in the court. LG can appoint important legal officers, advocate general, law officers,
एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बढ़ गया, ठीक है। 2024 में अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हमारे देश में इलेक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, फेज्ड मैनर में इलेक्शंस हुए, ठीक है। नाउ आर्टिकल 370 के बारे में आप और भी पढ़ोगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 अलाउ करता है जम्मू एंड कश्मीर को कि उनका अपना एक संविधान हो सकता है, एक सेपरेट फ्लैग एंड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल मैटर्स। इंडियन पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती थी फॉर जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द स्टेट्स एग्रीमेंट, एक्सेप्ट कुछ एरियाज में लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। आर्टिकल 370 हटा। आर्टिकल 370 was based on the agreement that was signed by Jammu and Kashmir's ruler महाराजा हरि सिंह जी 1947, ठीक है। अब जब ये नई गवर्नमेंट आई, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाई उन्होंने फ्यूचर के लिए। इवन विद दिस न्यू असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर विल बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ एलजी। एलजी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर लोकल लीडर्स की पावर लिमिटेड हो जाती है टू मेक द डिसीजंस, क्योंकि मेजर डिसीजंस कौन बनाएंगे? पापा लेंगे, है ना। आपकी जिंदगी के मेजर फैसले कौन लेता है? सो ऐसे ही दे नीड सेंट्रल अप्रूवल ऑल्सो। वो कहते हैं इट विल मेक द हार्ड फॉर द लोकल लीडर्स टू इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज। इट इज अ चैलेंज फॉर द न्यू गवर्नमेंट। सो दे वांट टू restore statehood, they want to restore article 370, there is a push for that, and कुछ recommendations भी हैं कि there will be better governance also। आप सोचो कि local leaders, local government को जब empower, when they are empowered, so they can address the concerns of the people in that area, be it Jammu and Kashmir or any other state also। गवर्नेंस और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसीडर गिविंग J&K फुल स्टेटहुड अगेन, विच कुल हेल्प टू ब्रिंग मोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक इंक्लूसिव डायलॉग हो जाएगा, यू विल हैव मोर यूनाइटेड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। सी, important is that we respect the elections result because it is important for the democracy. It is important for the people that their voice matters. But Jammu and Kashmir के लिए यहाँ पर why सेंट्रल गवर्नमेंट इज, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइमलाइन फ्रेम नहीं किया, एंड देयर वर अटैक्स ऑल्सो रिसेंटली। सो दो पहलू बन जाते हैं, बट आपको मिडवे लेना है, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में। सो मिडवे क्या है कि बोथ द लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे नीड टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग पीस, स्टेबिलिटी, effective governments in Jammu and Kashmir that aligns with the aspirations of all its people। ठीक है, मैंने टाइम फालतू लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक माइंड में एक थॉट लाने के लिए, इसको चलाना है। ये सोता रहेगा तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, विल सम अप दिस सेशन हियर। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू लर्नड। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू इन अदर सेशंस। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. Happy learning. Thank you once again.